हेलो गाइस, वेलकम टू रंकायन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि आज से पहले ग्राम समाज में हम लोग का 53 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे 54 लेक्चर और इस चैप्टर का यानी कि 54 लेक्चर आज शुरू होगा। और उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का ये अंतिम भी लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलें, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें पाई जाती हैं, उसको हम लोगों ने विस्तार से देख लिया था, समझ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 4 में यानी कि उद्यानिकी बागवानी फसलें। जैसा कि आपको पता ही है कि बागवानी शब्द से ही फूल पत्ती का कुछ आशय सा स्पष्ट होता है, जो कि जहाँ पर हम फसलों की बात करते थे। इसके पहले अपन लोगों ने मौसम संबंधित उत्तर प्रदेश की जलवायु को 9 भागों में तोड़कर मंडल के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से मेरठ मंडल है, वाराणसी मंडल है, मिर्ज़ापुर मंडल है, आगरा मंडल है, सहारनपुर मंडल है, प्रत्येक मंडल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है, और कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस मिट्टी में उत्पादन सबसे अधिक होता है, कौन सी मिट्टी अधिक पानी सोखती है, कौन सी कम सोखती है, ठीक है ना। और मिट्टी का अपरदन किस प्रकार से होता है उसको भी हम लोगों ने विस्तार से देख लिया था। कल की क्लास में अपन ने जो भी जायद फसलें हैं, रबी फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं, उनका समय काल कितना होता है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि अभी तक के लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए नए सिरे से एक नए टॉपिक, एक नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं। बागवानी फसलों के बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे कि कौन से मंत्रालय के तहत इसका गठन हुआ और कब इसका यानी कि उस मंत्रालय की शुरुआत कब हुई, बागवानी के विकास में उत्तर प्रदेश में मंत्रालय का क्या योगदान रहा है और किस प्रकार से मंत्रालय काम कर रहा है, और बागवानी फसलों में जो फसलें आती हैं कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से उनका उत्पादन होता है, कौन से जिले उत्पादन की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि प्रथम स्थान पर है अपने उत्तर प्रदेश में, इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आने के जो चांसेस हैं ये बहुत अधिक, यहाँ से देखिए प्रश्न नहीं आते, मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा, अपने प्रदेश के बारे में आपको जानकारी खूब मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि जैसे कि यहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य में उद्यान कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी कृषि, उद्यान कृषि। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर फल की हम बात करें, अच्छे अच्छे वृक्षों की बात करें, पेड़ की बात करें, पुष्प की बात करें, उनको बढ़ावा देने के लिए, नई नई प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पिताजी दादाजी सिर्फ एक प्रकार का गुलाब का फूल जानते थे जो कि गुलाब रंग का होता था, लाल रंग का होता था। लेकिन आज आप यदि गुलाब की बागवानी में जाएंगे तो लगभग 10 से लेकर 20 प्रकार के गुलाब आपको दिख जाएंगे। एक महत्वपूर्ण एक डे होता है, आप लोग तो परिचित होंगे उससे, ठीक है ना। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए यानी कि बागवानी कृषि, उद्यान कृषि को बढ़ावा देने के लिए सन 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक एक अलग विभाग का गठन हुआ। दोस्तों विभाग के गठन होने का मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से उसको फंड मिलेगी और उसके विकास के लिए कुछ ऑफिसर नियुक्त होंगे और पॉलिटिशियन यानी कि जो मंत्री टाइप के लोग होते हैं वो भी इसमें नियुक्त होते हैं। उस डिपार्टमेंट का प्रॉपर काम ही होता है कि उद्यान कृषि को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। तो उसके लिए सन 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक एक अलग विभाग की स्थापना हुई। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सन 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग का गठन हुआ था। तो आइए सेकेंड नंबर पर चलते हैं। लखनऊ स्थित केंद्रीय उष्पोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया है। दोस्तों कॉल सेंटर का मतलब क्या होता है कि आपको यदि उद्यान संबंधित, आप अपने बागवानी संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी रोग आपके पेड़ों में लग गया है, फूल पत्ती अच्छे से नहीं आ रही है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आ रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका निस्तारण कैसे हो, तो आप लोग एक मोबाइल नंबर मिलेगा, आप लोग कॉल करके प्रॉपर तरीके से उसके बारे में जो उसके इंजीनियर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया। जो भी प्रथम होता है, द्वितीय होता है, सबसे पहले होता है और सबसे अच्छा होता है, या फिर एक होता है, या फिर सबसे बड़ा होता है, उससे सामान्यतः प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो 1974 में प्रथम बार इस विभाग की स्थापना हुई थी और रहमान खेड़ा में प्रथम कॉल सेंटर खोला गया था, ठीक है ना। जैसे कि मोबाइल का कॉल सेंटर होता है, आपको कॉल आता है कि सर कोई भी समस्या होता है आप इसको जान सकते हैं, ये फलाना फलाना ऑफर आपके लिए है,
तो इस तरीके से यहाँ भी कॉल सेंटर खोला गया है कि यहाँ आपको कॉल करना पड़ेगा। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। आपसे यदि पूछ लिया कि राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। फिर उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख बागवानी फसलें जो हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे केले की। उत्तर प्रदेश में केले का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, उस पर प्रकाश डालेंगे। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर में केले का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। देखिए, किसी भी फसल का उत्पादन कहाँ होगा और कौन सी फसल कौन से क्षेत्र में सूट करेगी, वह उसके जलवायु या तो मिट्टी पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने जलवायु और मिट्टी को प्रॉपर तरीके से देख लिया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु और किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन सी फसल किस जलवायु और किस मिट्टी में सूट करती है। तो केले के लिए जो वाराणसी और गोरखपुर मंडल का क्षेत्र है वह केले के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट होता है, यानी कि उसकी जो जलवायु है, मिट्टी है, वह केले के पैदावार को सूट करती है, उसके पेड़ को, उसके वृक्ष को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसकी खेती के लिए उपजाऊ भूमि, यानी कि भूमि ऐसी हो कि जो कि उपजाऊ हो, बंजर टाइप की भूमि ना हो। अधिक वर्षा, इसके लिए अधिक वर्षा चाहिए। जैसे कि धान की फसल होती है तो उसके लिए अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, गन्ने की फसल के लिए भी अधिक ही वर्षा की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से केले के उत्पादन के लिए भी अधिक वर्षा की ज़रूरत होती होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके घर के आगे पीछे अगल बगल केले का पेड़ लगाया जाता है तो निरंतर उसमें पानी दिया जाता है, नहीं तो सूख जाएगा, ठीक है ना। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि केले की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, या फिर जहाँ पर पानी का बहाव ही होता है वहाँ पर ही केले का पेड़ लगाया जाता है कि हमेशा इसको पानी मिलता रहेगा। और दोस्तों, इसके लिए उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि इसको ठंडे प्रदेश में लगा दो जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है, हमेशा मौसम ठंडा है, तो वहाँ पर ये फसल सूट नहीं करेगी। भारत विश्व का सबसे अधिक केला उत्पादक देश है। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि केला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। केला के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, भारत विश्व का सबसे अधिक केला उत्पादक देश है। तो एक मैंने सन 1974 वाली बात बताई थी कि जो नए विभाग का गठन हुआ था, एक मैंने रहमान खेड़ा में कॉल सेंटर की बात बताई थी, और तीसरा मैं यहाँ पर भारत विश्व का सबसे अधिक केला उत्पादक देश है। और वाराणसी, गोरखपुर मंडल, तो ये सब कहानियाँ हैं, ठीक है ना। जिले विले से प्रश्न नहीं आता कि कौन से जिले में कौन सी पैदावार होती है, ऐसे सामान्यतः मैंने तो प्रश्न नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कि विश्व में केला उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। बागवानी विभाग की स्थापना कब हुई थी, प्रथम कॉल सेंटर कहाँ पर खोला गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं चीनी चंपा, मालभोग, अल्फान, अधेश्वर एवं दूध सागर, ये सब केले की प्रजातियां हैं। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो चीनी नाम सुन के गन्ना मत समझ लेना, ठीक है ना। चीनी, चंपा माल, भोग, अल्फान, अधेश्वर एवं दूध सागर ये केले की प्रमुख किस्में हैं जिनका उत्पादन राज्य के विभिन्न जिलों में होता है। अब बात करते हैं अमरूद की। जैसे ही अमरूद का नाम आता है, वर्तमान नाम प्रयागराज आपके जहन में आता ही होगा कि अमरूद उत्पादन में प्रयागराज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, लेकिन पूर्व नाम भी तो आपको पता ही होना चाहिए, हो सकता है कि परीक्षा में इलाहाबाद ही दे दे। तो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज आ जाए तो आपको उसी को ध्यान में रखना है कि इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज। ऐसा नहीं कि हमने तो इलाहाबाद पढ़ा था, ये कौन सा नया नाम आ गया, ठीक है ना। तो अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। बरेली और अयोध्या जिलों में अमरूद का उत्पादन होता है। अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया। सफेदा, ललित, हाफजी, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद, प्रयागराज, सफेदा, धौलका, लखनऊ आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। देखिए, किस्मों को एक नज़र अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, हो सकता है किस्मों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों माल्टा। सबसे पहले तो आपको पता नहीं होगा कि माल्टा क्या होता है। मुझे भी नहीं पहले पता था, जब मैं पढ़ाने के लिए इसको देख रहा था तो मुझे पता चला अच्छा यही माल्टा होता है। संतरे टाइप का ये होता है, ठीक है ना। इसको काटोगे तो संतरे टाइप का इसमें से एक फ्रूट निकलता है। उत्तर प्रदेश में माल्टा का उत्पादन मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिले में होता है। मौसमी एवं ब्लड रेड माल्टा की प्रमुख किस्में हैं। मौसमी एवं ब्लड रेड, यानी कि काटोगे तो थोड़ा सा वो लाल टाइप का भी होता है, इसकी एक किस्म होती है, ठीक है ना।
अब दोस्तों बात करते हैं संतरे की। उत्तर प्रदेश में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर जिले में होता है। यहाँ पर सहारनपुर जिले में होता है। यहाँ देसी नागपुरी, एपंदर तथा लड्डू किस्म के संतरे अधिक उत्पादित किए जाते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी बागवानी के जो भी फलों के किस्में हैं, अच्छी अच्छी जो इसकी किस्में हैं, उससे प्रश्न पूछता है। इसमें कोई ध्यान दे परेशान होने वाली बात नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं आते, इससे भी प्रश्न पूछता है। अब दोस्तों बात करते हैं लीची का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में लीची का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर एवं मेरठ जिले में होता है। लीची से आप लोग परिचित ही होंगे। और सबसे अधिक विश्व में लीची का जो उत्पादन होता है, यानी कि लीची को चीन के लिए जाना जाता है कि चीन में लीची अधिक पैदावार होती है, यानी कि लीची की पैदावार जो है वो चीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर और मेरठ जिले में, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी लीची का उत्पादन होता है। लीची का संवर्धन करने हेतु गुटी का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का प्रोसेस होता है कि लीची की पैदावार को अधिक बढ़ाने के लिए, जैसे कि पेड़ हो गया तो हम उसमें खादी देते हैं, ठीक है ना, खाद देते हैं, कोई दवाओं का छिड़काव करते हैं, तो गुटी एक प्रोसेस होता है जिसके तहत लीची का संवर्धन मतलब क्या होता है कि बढ़ावा देना, विकास करना, अधिक पैदावार करना। मैं बोलूँ कि संवर्धन हो गया अर्थात बढ़ावा हो गया, बढ़ गया, वृद्धि हो गई, ठीक है ना। वृद्धि से इसको आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं, वृद्धि हो गई। बात करते हैं नींबू, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगा चल रहा है। और यार कुछ तो न्यूज़ में आता है कि आजकल नींबू की चोरी भी हो रही है, ठीक है। तो राज्य का नींबू का उत्पादन मुख्य रूप से सहारनपुर एवं मेरठ जिले में ही होता है। तो सिमिलरिटी इसमें है कि लीची और नींबू दोनों भाई हो गए, लीची और नींबू क्या हो गए, दोनों भाई हो गए, क्योंकि दोनों ही अधिक उत्पादन में सहारनपुर और मेरठ सबसे नंबर 1 पे है। जिलों के अलावा राज्य से पूर्वी जिलों में सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पढ़ने के उद्देश्य से मत बैठो, कुछ सीखने के प्रयास से बैठो कि यार आज कुछ सीखते हैं कि हमारे प्रदेश में कौन सी फसलें कहाँ पर अधिक पैदावार होती हैं। कभी सहारनपुर मेरठ जाओ तो लीची ज़रूर खाना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जब वहाँ पर ही सबसे अधिक पैदावार होता है तो सबसे अधिक मिठास वहीं पर मिलेगी आपको। जो चीज़ें जहाँ पर सूट करती हैं ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आम की। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिम जिलों में मुख्यतः लखनऊ हो गया, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई जिलों में आम का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। लखनऊ, मलिहाबाद का दशहरी आम, दशहरी आम आप लोग बोलते हो ना कि दशहरी आम कैसे है, कितने रुपए किलो है, ठीक है ना। तो मलिहाबाद, सहारनपुर का दशहरी व चौसा, ये सब आम की क्वालिटी हैं, ये सब आम की क्वालिटी है। लंगड़ा आम हो गया, चौसा आम हो गया, दशहरी आम हो गया, ठीक है। मेरठ का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम काफ़ी फेमस है। तो ऐसे आपको ज़िले में नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से ज़िले में अच्छी फसलें होती हैं। और चौसा, लंगड़ा, दशहरी और रटौल जो कि मेरठ में होता है, ये काफ़ी अच्छी किस्म की आम होते हैं। और हमारे देश से जो आम है या विदेशों तक भी भेजे जाते हैं, यानी कि जो भारत के या फिर उत्तर प्रदेश के जो आम हैं वो विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। हमारे उत्तर प्रदेश से लंगड़ा आम जो है उसका निर्यात भी होता है, यानी कि देश से बाहर भेजे जाते हैं। आप लोग को याद ही होगा, मैं जब योजनाओं को पढ़ा रहा था तो एक जिला एक उत्पाद के रूप में आम भी सिलेक्ट हुआ है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर एक जिला एक उत्पाद के रूप में आम का चयन हुआ है, ठीक है। आम को नवाब ब्रांड से प्रचारित किया जाता है, जो कि लखनऊ का आम है उसको नवाब ब्रांड से भी प्रचारित किया जाता है कि उसको एक खास महत्व देने के लिए। दशहरी आम का व्यापक पैमाने पर निर्यात भी किया जाता है। जो दशहरी आम होता है काफ़ी मीठा होता है और व्यापक पैमाने पर अर्थात बड़े स्तर पर इसका निर्यात भी होता है। निर्यात मतलब कि इसको बेचा जाता है, और जिस चीज़ का दोस्तों आयात होता है इसका अर्थ होता है कि उसको खरीदा जा रहा है, और निर्यात का मतलब क्या है कि बेचा जाता है। टपका आम की फसल का अंतिम चरण माना जाता है, इसे सीकर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पपीता की। उत्तर प्रदेश राज्य में पपीता का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या जिले में होता है। अयोध्या का पहले नाम फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया है, और इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, इसको हमेशा ध्यान रखना।
आंवला की बात करते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में आंवला का एक विशेष महत्व है। आप लोग पतंजलि के प्रोडक्ट देखते होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें आंवला का यूज होता है। आंवला औषधि गुणों से युक्त फल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर होती है। व्यावसायिक स्तर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक पेड़ आंवला लगाकर खुद का अचार और मुरब्बा डालने के लिए नहीं। व्यावसायिक स्तर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए, अर्थात इसकी पूरी एक बागवानी लगाओ, अच्छी क्वालिटी का आंवला पैदा करो और इसको बेचो, ठीक है ना, कि आय प्राप्ति के लिए भी आंवला की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले की खेती प्रतापगढ़ जिले में होती है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ अपने आप में एक विशेष जिला है, ठीक है, कुछ विशेष कारणों की वजह से। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले की खेती प्रतापगढ़ जिले में होती है। इसके अतिरिक्त रायबरेली, सुल्तानपुर एवं जौनपुर में भी आंवले की खेती होती है। आंवला औषधि गुणों से युक्त फल है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर होती है। कंटेंट बनाने वाले ने इसको रिपीट कर दिया है, ठीक है ना, कि बच्चे 2 बार पढ़ लें। सोचो तुम्हारी भलाई के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। तो राज्य में आम, अमरूद एवं आंवला के उत्पादन एवं क्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, जेपी नगर, हरदोई, अयोध्या, कौशाम्बी एवं बदायूं फल पट्टिका क्षेत्र संचालित किए गए हैं कि यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है, यानी कि इनको एक विशेष महत्व दिया जाए इस फसल के उत्पादन के लिए। मैं जो इतने जिलों के नाम यहाँ पर लिखा हूँ, आपको इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन हाँ, यदि कोई स्पेशली जिला है, जैसा कि मैंने प्रतापगढ़ का जिक्र किया था कि सर्वाधिक उत्पादन होता है, यदि एक ही जिला आपको डाटा के रूप में दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। और किसी जिले में कोई एक विशेष किस्म की फसल होती है, फसल का मतलब कि पैदावार होता है, जो फल लगते हैं, फल का पैदावार होता है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान मिशन के अंतर्गत 45 जिलों में फल, साग भाजी, पुष्प, मसाला व औषधि फसलों के क्षेत्र में उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, उनमें से 45 जिलों में बागवानी को एक ब्रांड बनाने के लिए, उसको फेमस करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि आप लोग बागवानी के तहत फसल लगाएं, यहाँ पर पेड़ लगाएं, उसका उत्पादन करें, खुद खाएं, देश को खिलाएं, प्रदेश को खिलाएं, विदेश भेजें, अपनी आय को बढ़ाएं, व्यावसायिक स्तर पर इसके लिए कार्य करें। इन सब के लिए एक योजना चलाई जा रही है। साथ ही सिंचाई को व्यवस्थित करने हेतु नेशनल मिशन ऑन माइक्रो एरीगेशन के तहत डीप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम भी स्थापित किया जाता है। दोस्तों, डीप सिंचाई जो होती है, इसका जो देश माना जाता है कि डीप कल्चर को किसने फैलाया है, किसने पैदा किया है, तो एक विश्व में इजराइल नामक देश है। इजराइल को पाकिस्तान देश नहीं मानता, ठीक है ना, लेकिन हमारे उससे काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो इजराइल सबसे पहले डीप प्रणाली को विकसित किया। दोस्तों, डीप प्रणाली का मतलब क्या होता है, यदि आपके घर पे, आपके जगह पर पानी की कमी है, ठीक है ना, कि पानी की कमी से आप जूझ रहे हैं, तो हम लोग करते क्या है कि बागवानी यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया, ऐसे पेड़ लग गए और यहाँ पाइप लगाएंगे और पूरे खेत में पानी भरेंगे 4 घंटा मोटर चला के, ठीक है ना। तो डीप पद्धति में क्या होता है कि हर एक पेड़ के नीचे, यानी कि उसकी जड़ों पर ऐसे टप 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 पानी वहाँ पे चुआएंगे, यानी कि गिराएंगे, जिससे कि उसकी होगी सिंचाई, यानी कि पूरे खेत को नहीं भरेंगे। इसको डीप प्रणाली बोलते हैं। और स्प्रिंकलर में दोस्तों क्या होता है कि एक फव्वारे टाइप का होता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी बड़े बड़े उद्यान में कि फव्वारा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हाँ? उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है कि बागवानी को किस तरीके से बढ़ावा दे और कौन सी संस्था इसके लिए कार्य कर रही है। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, यह संस्था जो है यह डीप और स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था विकसित कर रही है 45 जिलों में, ठीक है ना। इस संस्था को आप लोग याद रख सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन के तहत डीप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए। काफ़ी सामान्य सी बात है, कुछ है नहीं, डरो मत। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सरकार आदर्श पौधशाला, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पौधे जो होते हैं, छोटी पौधशाला, प्लांट हेल्थ क्लिनिक,
कि प्लांट की देख रेख के लिए कोई बीमारी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किस प्रकार का इसमें दवाई डालना चाहिए, उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। फ्री कूलिंग यूनिट कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर वहाँ पर काम होता है। कोई पौधा है वह उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बियर नहीं कर पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे कि बेटा तू 4 महीने थोड़ा सा बड़ा हो जा, फिर चला जाइयो बाहर, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर होता है। दूसरा बात करते हैं धनिया एवं सौंफ, ठीक है ना। यह मसाले की एक किस्म होती है धनिया एवं सौंफ। जो यूरोपियन हमारे देश में आए थे वह मसाला ही लेकर गए थे ना यहाँ से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में धनिया एवं सौंफ की खेती मुख्य रूप से देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या एवं अंबेडकर नगर जिलों में होती है, ठीक है ना। तो धनिया एवं सौंफ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से जिले में, देखो यार धनिया वनिया ऐसी खेती है ना कि आप कहीं भी कर दो हो ही जाती है। हाँ थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा, थोड़ा सा बेकार क्वालिटी का होगा, लेकिन जो विशेष जिले हैं जहाँ पर व्यावसायिक स्तर पर खेती होती है कि धनिया का पैदा करके उसको मसालों के लिए बेचना भी, ठीक है ना, तो ये सब मुख्य जिले हैं देवरिया, कुशीनगर, जो मैंने अभी बोला, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। यदि आपको कुछ नोट करना हो तो वीडियो को रोककर आप लोग नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुष्पोत्पादन तथा तेल एवं औषधि उत्पादन। पुष्पोत्पादन, पुष्पोत्पादन का यदि आपको संधि विच्छेद करें तो पुष्प प्लस उत्पादन, पुष्पोत्पादन, ठीक है ना। यानी कि पुष्प का उत्पादन, पुष्प का पैदावार करना, फूल की खेती करना। तेल एवं औषधि उत्पादन, जो तेल होता है काफ़ी अन्य अन्य प्रकार का भी तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, जो सरसों होता है उसका भी तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी खेती होती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर आदि जिलों में पुष्पों का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, यानी कि पुष्प की खेती होती है। 2 एकड़ 4 एकड़ में कोई विशेष प्रकार का पुष्प लगा दिए। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी वादी में जब पुष्प की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है गाड़ी को, ठीक है ना, और जो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं आप लोग तो जानते ही हैं, तो उसके लिए पुष्प की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सब जो ज़िले हैं वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जौनपुर, यहाँ पर पुष्पों को एक व्यावसायिक तरीके से उनकी खेती होती है कि हम पुष्प लगाएंगे और उनको बेचेंगे। व्यावसायिक मतलब कि उनका व्यापार करेंगे, ठीक है ना। केसर के पौधों का वर्तिकाग्र भाग का, वर्तिका मतलब जो ऊपर का भाग होता है जहाँ से केसर फूटता है, उपयोग किया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस स्टाइवस, क्रोकस स्टाइवस इसका वैज्ञानिक नाम है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा भी हो, शायद एक बार मैंने किसी एग्जाम के पेपर में इसको देखा भी था कि केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रोकस स्टाइवस। देखिए जो भी जीके जीएस का पेपर होता है उत्तर प्रदेश का, कोई भी ग्रुप सी ग्रुप डी कोई भी पेपर हो तो उसका प्रश्न हमेशा देखा करो। ऐसा नहीं है कि हम लेखपाल का पेपर दे रहे हैं तो इसी के प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। कोई भी पेपर हो उसके प्रश्न देखा करो कि इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आप लोग को हेल्प मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में फूल से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों कन्नौज का जो इत्र है, सिर्फ ना उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि विश्व में कन्नौज को इत्र के रूप में जाना जाता है कि कन्नौज का इत्र काफ़ी फेमस है। और कुछ दिन पहले तो न्यूज़ में भी काफ़ी फेमस था, ठीक है ना, वो भी एक विशेष कारणों से। ये भारत में स्थापित कुल 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र में एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित है, ठीक है ना। धृत कुमारी, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, अर्जुन, तुलसी, खस आदि ऐसे पौधे हैं जो राज्य में तेल व औषधि प्राप्ति के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो ये विशेष प्रकार के औषधीय पेड़ होते हैं कि इनका उपयोग विशेष प्रकार की औषधि बनाने में प्रयोग होता है। आप लोग यदि पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी कि इन्हीं के नाम पर, जैसे कि धृत कुमारी स्वरस, अश्वगंधा औषधि, ठीक है ना, शंख पुष्पी, तुलसी युक्त ब्रांड ये सब बना हुआ है ना। तो बाबा रामदेव जी ने इन सारे पौधों को ही ब्रांड बना दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति सन 2019। उत्तर प्रदेश मतलब राज्य का नाम है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी का काम होता है, निर्यात मतलब कि इससे कृषि से उत्पादित होने वाली फसलों को बेचने की नीति,
और कौन से वर्ष? सन 2019 में उत्तर प्रदेश में कृषि में जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, उसको निर्यात करने, बेचने की नीति क्या बनाई गई थी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, राष्ट्रीय कृषि निर्यात लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु, अब कोई राष्ट्र यदि सपोज करिए कि भारत एक निर्यात की नीति को टारगेट कर रहा है कि हम इतने मीट्रिक टन गेहूं को बेचेंगे विदेश को, तो केंद्र सरकार के पास तो कुछ भी नहीं है। वो क्या बोलेगी कि जो उत्तर प्रदेश तुमको इतना बेचना है, मध्य प्रदेश तुमको इतना बेचना है, छत्तीसगढ़ तुमको इतना बेचना है, पंजाब ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो बोलेगा। तो जो राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति है कि राष्ट्र ने जो एक टारगेट बनाया हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी एक नीति बनाई थी सन 2019 में, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति सन 2019 में बनाई गई थी, ठीक है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना। दोस्तों, आय को दोगुना करने का अर्थ क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि कोई किसान 1 केजी कोई फसल का उत्पादन किया, ठीक है ना, कोई फसल का उत्पादन किया 1 केजी, काफ़ी आसान एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसको उत्पादन करने में उस किसान को 11 रुपये खर्च करने पड़े। कितने रुपए? 11 रुपये। तो यदि उसकी फसल 22 रुपये की बिक गई, यदि 11 रुपये उसने उस फसल के उत्पादन में पूरी तरीके से खर्च किए और उसकी फसल यदि 22 रुपये की बिक गई, तो हम ऐसा मानेंगे कि किसान की आय दुगनी हो गई, जो सरकार मानती है, ठीक है ना, कि किसानों की यदि फसल दुगने दाम पे बिक रही है। लेकिन एक विशेष बात है कि आपके फसल के उत्पादन में कितना खर्चा लगा यह भी सरकार ही बताएगी आपको, ठीक है ना। हाँ, तो दुगना करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि जो किसानों के प्रोडक्ट हैं उसके निर्यात ने बढ़ावा देना कि इसको विदेश कैसे भेजा जाए, इसको कैसे बेचा जाए, ठीक है ना, उसमें बढ़ावा देना। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना महामारी जब अपने पीक पर था, खैर अब भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब पीक पे था तो उस समय और सब जो अर्थव्यवस्था थी, जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे, वो प्रॉपर तरीके से बंद हो गए थे, ठीक है ना। जो सर्विस सेक्टर थे, यानी कि जो जॉब करने वाले बंदे थे, उनका भी काम धाम बंद हो गया था। तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कृषि ही था। बात समझ में आई? तो कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मतलब कि देश के अंदर नहीं, देश के बाहर जो बाजार है, मानकों के अनुसार संस्थागत सुधार लाना आदि है। दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ? काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों के अनुसार, ये मानकों के अनुसार का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि जो विदेश के लोग हैं वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको रख देंगे कि आपके प्रोडक्ट में इतनी चीज़ें हैं, उसका प्रॉपर तरीके से आपके प्रोडक्ट में चेकिंग होगी कि आपके प्रोडक्ट में कोई केमिकल तो नहीं है, आपने खाद का यूज ज़्यादा तो नहीं किया हुआ है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसके मानक पर आपको खरा उतरना है। यानी कि अपने कृषकों को, अपने बागवानी करने वाले किसानों को इस बात को बताना है कि भाई साहब, आपके प्रोडक्ट में यदि इतनी इतनी क्वालिटी रही तभी आपका प्रोडक्ट विदेश में बिक पाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों के अनुसार, उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार संस्थागत सुधार लाना। इसका एक प्रमुख उद्देश्य वैश्विक यानी कि विश्व के अवसरों से जुड़ी जानकारी को किसानों तक पहुंचाना। अब आप बताइए कि विदेश में क्या नीति नियम बनाए गए हैं किसानों के प्रोडक्ट के लिए, तो जब तक किसानों को उस बात की जानकारी नहीं होगी तो कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे उसमें सुधार होगा, ठीक है। तो यह भी बताना उनके लिए एक कार्यक्रम को करना पड़ेगा। इस नीति के तहत वर्ष सन 2024 तक 17.591 करोड़ के वर्तमान निर्यात मूल्य को दुगुना करना, यानी कि जो हम बेच रहे हैं, डॉलर में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न रुपया में आएगा। अभी हमारा जो निर्यात है उसको कैसे दुगुना करना है, यह सन 2024 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि वर्तमान में जितने रुपए का हम चीज़ यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रोडक्ट है अभी जो हम निर्यात कर रहे हैं, विदेश को बेच रहे हैं,
उसको सन 2024 तक दुगना करना है। आज हम 4 रुपए का निर्यात कर रहे हैं, तो सन 2024 तक उसको 8 रुपए करना है। ठीक है ना, कि सन 2019 से और सन 2024 तक, यानी कि 5 साल के भीतर अपने एग्रीकल्चर के निर्यात को दोगुना करना है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस साल जो गेहूं है, किसानों की गेहूं जमकर विदेश गया है, इसलिए जो गेहूं के दाम हैं अभी हाल फिलहाल में अपने देश में काफ़ी उच्चतम स्तर पे चले गए हैं, यानी कि गेहूं महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, क्योंकि अब की बार जो गेहूं का निर्यात हुआ है विदेशों में काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की फाइट चल रही है और काफ़ी ज़्यादा देश रूस के गेहूं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस जो है वो एक बहुत बड़ा गेहूं उत्पादक देश माना जाता है और यूरोपियन कंट्री को अधिक मात्रा में गेहूं वो बेचता है, लेकिन प्रतिबंध के चलते बहुत सारे देश रूस से गेहूं नहीं खरीदे, इसलिए भारत ने आपदा को अवसर बनाते हुए अपने देश के गेहूं को इतना बेच दिया कि देश के अंदर ही महंगाई बढ़ गई। ठीक है ना, तो इसी को देखते हुए 3-4 दिन पहले भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी कि अब बहुत बेच चुके विदेश को, अब देश की स्थिति देखो, देश में ज़्यादा महंगा ना हो जाए। ठीक है ना, तो निर्यात काफ़ी अधिक हुआ, इसलिए किसानों को भी अब की बार काफ़ी हद तक फायदा हुआ कि लोकल मार्केट में भी गेहूं के दाम 19, 20, 21 रुपए सामान्य तरीके से थे। ठीक है ना, कि जो सरकार ने MSP तय कर रखा है खरीदने के लिए, उससे भी अधिक दाम पे वैसे ही गेहूं बिक जा रहे थे। ठीक है, उसकी वजह क्या थी कि अब की बार गेहूं का निर्यात विदेशों में अधिक हुआ। तो दोस्तों आपको आपके दिमाग में आ गया होगा कि यदि जिस भी चीज़ का निर्यात विदेश में अधिक होगा, उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी प्राइस है, इंडिया में बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन जब एक हद से अधिक वृद्धि हो जाती है तो खरीदने वालों की भी समस्या बढ़ जाती है, तब देश की सरकार को निर्यात पर रोक लगाना पड़ता है, जो कि गेहूं के साथ हुआ। ठीक है, नीति के तहत क्लस्टर फार्मिंग। क्लस्टर फार्मिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि 10, 5, 20 गांव, 2-4 जिलों को एकत्र करके एक क्लस्टर बना देना कि इनके प्रोडक्ट को इस तरीके से खरीदा जाएगा, यानी कि एक समूह बनाना, और इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान होगा। दोस्तों सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि सरकार छूट दे रही है, यानी कि उसकी प्राइस को कम कर रही है, उसको कुछ डिस्काउंट दे रही है या फिर अलग से पैसा दे रही है, इसको बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है ना, अब बात करते हैं नई कृषि नीति सन 2013, ये क्या थी और इसके क्या लक्ष्य थे। नई कृषि नीति सन 2013 का उद्देश्य प्रदेश को देश के खाद्यान्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा तथा ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता सुधार कर ग्रामीण जनमानस को बिना पर्यावरणीय क्षरण के आर्थिक वृद्धि एवं खुशहाली को सुनिश्चित करना। दोस्तों 13 का जो मेन मकसद ये था कि अपने देश में जो भी खाद्यान्न की पूर्ति करना। सन 2013 में विदेश तक की सोच नहीं थी। ठीक है ना, तो सन 2013 में अपने देश में जो कृषि है, जो कृषि उत्पाद है अपने प्रदेश के, अपने देश भर में कैसे फैलाएं और किसानों को आर्थिक स्थिति उनकी कैसे मजबूत हो, कैसे हैप्पीनेस आए, खुशहाली है, इसके लिए बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना, यानी कि जो कृषि पैदावार है उसको बढ़ावा देना। बात ठीक है ना, कि अभी 100 किलो हो रहा है तो सन 2013 के बाद ऐसा प्रयास करें कि 105 किलो 100 ग्राम उत्पादन हो, यानी कि 5.1% की वृद्धि पैदावार में देखी जाए। ठीक है ना, समुचित इको फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरणीय हितैषी, ऐसा ना हो कि उत्पादन ऐसा हो कि पर्यावरण को नुकसान हो जाए। ठीक है ना, को विकसित करना एवं बहुप्रचारित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं कृषक परिवार की आय में वृद्धि करना, कि जो मिट्टी होती है उसमें सुधार करना है कि मिट्टी अच्छी क्वालिटी की हो, उसमें क्या मिलाया जाए, किस प्रकार से मिट्टी की देखभाल हो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी हो। खाद्य एवं पोषण के मुख्य आधार को बनाकर कृषि विविधीकरण के माध्यम से उच्च मूल्यवर्धित क्रियाओं द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना, कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों की आय बढ़े, इस प्रकार का था। अभी आपके लिए सन 2019 का टारगेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये पुराना है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। बीज, उर्वरक, कीटनाशक। बीज मतलब कि कौन सा बीज बोया जाए, उर्वरक मतलब होता है खाद, कि उस बीज को बड़ा करके एक पेड़ बनाने में कौन सी खाद का प्रयोग होगा। कीटनाशक मतलब कोई कीट लग गया तो कौन सी दवा वहाँ पे छिड़काव होगा। कृषि यंत्र मतलब कि कृषि की पैदावार के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए कौन कौन सा यंत्र की आवश्यकता होती है। टूल्स जैसे कि हल हो गया, ठीक है ना, और ट्रैक्टर हो गया, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं। खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। ठीक
ठीक है ना, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, इसके लिए भी एक समूह चलाना है, एक उत्साह पैदा करना, उसके लिए योजनाएं चलाना, ऐसा सन 2013 में निर्धारित किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध पैदावार के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में वर्ष 1938 में हुई थी। यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश व भारत में प्रथम नियमित दुग्ध संघ एक संस्थान है की स्थापना लखनऊ में वर्ष 1938 में हुई थी। वर्तमान में 59 दुग्ध संघ राज्य में कार्यरत हैं। यानी कि दुग्ध संघ का मतलब क्या होता है कि एक छोटे छोटे समूह होते हैं जो कि जुड़कर कार्य करते हैं। तो सबसे पहला 1938 में स्टार्ट हुआ था और अभी पूरे प्रदेश में 59 दुग्ध संघ कार्यरत है, यानी कि कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है कि सबसे अधिक दूध की पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि दूध की पैदावार और कैसे बढ़े, कैसे जो दुग्ध उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना। 1976 में दूध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई, यानी कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को जो कि मवेशी का पालन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1976 में दुग्ध विकास विभाग, यह भी एक संस्था है, तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई थी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि या फिर क्रांति। देखिए क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ जाए, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1970 और 71 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ के उत्पादन में क्रांति लाने के लिए चलाया गया था या फिर वृद्धि लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड दूध, ठीक है ना, खून और दूध, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूध की पैदावार में, ठीक है ना, जो दूध का उत्पादन है उसमें क्रांति आ गई, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सन 1970 से 71 के बीच में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 1973 में राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ व बलिया में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया। यानी कि जब इसकी घोषणा हुई तो सबसे पहले 1973 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर यह स्टार्ट हुआ, वाराणसी, मेरठ एवं बलिया जिले में। तत्पश्चात 30 जिलों को ऑपरेशन फ्लड यानी कि सेकेंड टाइम से फिर थर्ड टाइम में शामिल किया गया कि जब पहली बार यहाँ 3 जगह चला, फिर सेकेंड और थर्ड में इसको सम्मिलित कर लिया गया। शेष जिले में वर्ष 1992 में दुग्ध संघ की स्थापना हुई, यानी कि फिर कंप्लीट तरीके से इसको चला दिया गया। वर्ष 12-13 से राज्य सरकार के आदेश अनुसार 55 जिलों में सघन मिनी डेयरी परियोजना, यानी जो मिनी डेयरी होती है ना, छोटी छोटी जो डेयरी होती हैं, इसका एक संगठन बनाया गया। इससे स्वरोजगार का मतलब खुद का एक काम अवसर उपलब्ध हो गए कि लोग अपना दूध का उत्पादन करें, बेचें, उनको काम मिल गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आसानी से विकसित किया जा सकता है क्योंकि दुग्ध उत्पादन के लिए, पशुओं के पालन के लिए जो एक इन्वायरमेंट, जगह और घास वास चाहिए वो गाँव में आसानी से मिल जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुक्कुट विकास करने के पीछे निम्न उद्देश्य शामिल है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। मानव आहार में गुणात्मक सुधार लाना। कुक्कुट मतलब कि जो मुर्गा उर्गा होता है ना, बत्तख पालन। आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना। कुक्कुट पालकों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना तथा साथ ही प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यानी कि मुर्गा पालन जब होगा, लोग उसको खाएंगे तो मानव आहार में, आहार मतलब कि भोजन में एक संतुलन आएगा, उनको प्रोटीन मिलेगा और कुक्कुट पालन वालों को तकनीकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से आप कुक्कुट पालन में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए प्रशिक्षण भी मिलेगा। यह सब संबंधित योजनाएं यहाँ पर चलाई गई हैं। छोटे एवं बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। जब कोई कुक्कुट पालन करेगा, मुर्गा बत्तख का पालन करेगा तो उसको एक खुद का भी काम मिल जाएगा, फिर वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। कुक्कुट में विभिन्न संक्रामक रोग का फैलाव होता है, ठीक है ना, तो वो फैलाव न हो उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं उसके लिए भी एक योजना के तहत उनको नॉलेज, उनको ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए नियमित तौर पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। राज्य में उत्पादन का स्तर। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार यह एक संस्था है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिवर्ष 182 अंडा तथा 10.82 820 किलोग्राम कुक्कुट मांस मिलना आवश्यक है, जबकि राज्य में 5 अंडा तथा 300 ग्राम कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति
वर्ष का उत्पादन होता है। यानी सब लोग खाएं तो सिर्फ इतना ही सबको मिल पाएगा, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी को यदि प्रोटीन वोटीन तरीके से हम इसको कंपेयर करें तो उसको इतना खाना चाहिए। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि जो नहीं खाते उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको खाकर आदमी इससे अधिक भी प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों ने दोस्तों देख लिया कि हमने उत्तर प्रदेश के सारे टॉपिकों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जो जो हमसे छूट रहे थे कि कौन कौन सी बागवानी की फसलें हैं और कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन सर्वाधिक काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो हम लोगों ने विस्तार से इसको यहाँ पर पढ़ लिया। तो दोस्तों अभी तक रंकायन एकेडमी को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए। वर्तमान परीक्षा और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जो भी जब परीक्षा आपकी पास आएगी तो जो भी टेस्ट सीरीज है उसका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको कराया जाएगा। और हमारी सारी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे अपने चैनल रंकायन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।